एलिमेंट क्यों कहते हैं इसको हम आखिर थोड़ी देर में देखते हैं। वाई कॉइनेज मेटल्स आर इंक्लूडेड वाई कॉइनेज मेटल्स आर इंक्लूडेड इन ट्रांजिशन मेटल। तो कॉइनेज मेटल्स को ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर हम क्यों कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब देखो वो जो कॉइनेज मेटल है ना, कॉपर, सिल्वर और ऑरम। 1B के मेटल कौन से होते हैं? कॉपर है, सिल्वर है और ऑरम है। सिल्वर चांदी यही है, वो सिल्वर बर्तनों वाली नहीं है, सही है ना। ऑरम क्या है? गोल्ड है। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली होती है 4s1 3d10। 4s1 3d10 कॉपर की होती है। बाकी वालों की भी इससे मैच कर जाएगी। 5s1 4d10 हो जाएगी, 6s1 और 5d10 हो जाएगी। तो क्या होता है कि ये इनका जो डी क्या है? फुलफिल है, सही है। डी इनका क्या है? फुलफिल है। और अगर इन लोगों ने क्या किया कि, लेकिन इनको हम ट्रांजिशन मेटल क्यों करते हैं? इसलिए कि अपनी एलिमेंटल स्टेट के अंदर इनका डी पार्शली फिल नहीं है। लेकिन आपको पता है कॉपर +2 बनाता है। कॉपर क्या बनाता है? कॉपर सुना है ना, कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 होता है। अब अगर कॉपर +2 बन गया फिर क्या होगा? जैसे ही कॉपर +2 बनेगा तो ये हो जाएगा 4s0 3d9, पार्शली फिल हो जाएगा। तो चूंकि अपनी एक ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इसका डी पार्शली फिल होता है तो इनको हम क्या करते हैं? इनको हम ट्रांजिशन मेटल मानते हैं, ठीक है। सिल्वर के बारे में उन्होंने बताया कि सिल्वर जो है ना, सिल्वर जो है वो सिल्वर भी इसी तरह +2 का आयन बनाएगा जिसमें डी के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऑरम का कह रहे हैं कि ऑरम +3 का आयन बनाता है, तो ऑरम +3 का आयन बनाएगा तो उसमें डी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अपनी एलिमेंटल स्टेट में तो नहीं होता, लेकिन अपनी आयनिक स्टेट में चूँकि इनका डी पार्शली फिल होता है तो हम इनको ट्रांजिशन मेटल मानते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। थर्ड हमारे पास पॉइंट आ जाता है टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। इनके अंदर ना नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट को पहले देखते हैं कि नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? तो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत थोड़े से हैं। वो कौन से हैं? 2B के और 3B के एलिमेंट्स हैं। कौन से एलिमेंट हैं? 2B के एलिमेंट्स हैं और 3B के एलिमेंट्स हैं। अब जो 2B के एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? आखिर में 4s2 और 3d10 होता है। और ये जो 2B के एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं? ये +2 का आयन बनाते हैं। और जब ये +2 का आयन बनाते हैं तो क्या हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 4s0 3d10, ठीक है। तो अब क्या हो गया? एलिमेंटल स्टेट के अंदर भी इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पार्शली फिल नहीं है, उनका डी फुल है। और जो कंपाउंड्स ये बनाते हैं उनके अंदर भी इनका डी क्या होता है? 10 ही होता है, डी फुल होता है इनका, ठीक है। हाँ, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहना चाहिए, इसीलिए हम इनको, लेकिन चूँकि डी ब्लॉक के अंदर आ रहे होते हैं इसलिए हमने इनको रखा तो डी ब्लॉक में ही है, लेकिन हमने इनको क्या कह देते हैं? हम कहते हैं कि नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है, यानी इनको मानना नहीं चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन इनको बस कह देते हैं। कहते हैं ना, कहने की बात है बस, इसी तरह। अब देखो इसी तरह अगर 3B के ऊपर आ जाओ, जो 3B वाले होते हैं ना इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d1, और ये बनाते हैं +3 का आयन। और जब ये +3 का आयन बनाते हैं तो 4s0 हो जाता है और 3d0 हो जाता है। अब क्या हुआ कि इनका जो
इनका एलिमेंटल स्टेट में तो डी पार्शली फिल है, लेकिन आयनिक स्टेट के अंदर इनकी जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में उनका डी क्या हो जाता है, वेकेंट हो जाता है। ठीक है, अब इनको भी ट्रांजिशन मेटल में रख लिया कि चलो ठीक है आयनिक स्टेट में तो नहीं है, लेकिन बहरहाल चलो एलिमेंटल स्टेट में तो है इनका ट्रांजिशन मेटल किसी पार्शली फिल डी ऑर्बिटल है, इसलिए इनको क्या कह देते हैं, इनको भी ट्रांजिशन एलिमेंट मान लेते हैं। लेकिन ये अक्सर प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करते, इनके जो कंपाउंड्स हैं ना उनमें ही अक्सर प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की शो नहीं करते, तो इसीलिए हम 2B और 3B के एलिमेंट्स को नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, अब ये ग्रुप नंबर कैसे आई अभी देखते हैं। ठीक है, ये ग्रुप नंबर इनके कैसे असाइन हुए ये हम देखेंगे कल, इसलिए कि इसमें ज़्यादा डिटेल है। अब इनके बाद हम आते हैं जनरल फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब जनरल फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में यहाँ जितने सारे पॉइंट्स हैं वो सारे हमने 1 बाय 1 डिस्कस करने आगे चल के, तो इनको यहाँ पे एज अ होल डिस्कस नहीं करेंगे, उनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर, अब आगे इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आ गया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, बाइंडिंग एनर्जी आ गया, ये सारी की सारी चीज़ें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हैं, तो ये हम करेंगे कल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कल करेंगे। अब हम डायरेक्ट आ रहे हैं कैटलिस्ट के ऊपर। ट्रांजिशन मेटल्स जो है ना वो कैटलिस्ट के तौर पर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखे हैं, वाई आर ट्रांजिशन मेटल्स यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। Why do we use transition metals or their compounds as a catalyst? पेज नंबर 50 पे आएगा ये। Why do we use transition metals and their compounds as a catalyst? देखिए इनको कैटलिस्ट यूज़ करने की क्या वजह होती है। देखिए एक तो वजह होती है इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, वन रीज़न इज़ देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या होता है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, इसकी डिटेल आगे चल के इन्हीं टॉपिक्स के अंदर आएगी। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क बना लीजिएगा, जब आप वो टॉपिक पढ़ लेंगे ना तो इसके बाद 2-3 लाइनें छोड़ दीजिएगा, तो फिर आप इसका 3-4 लाइनें छोड़ दीजिएगा, फिर आप इसका आंसर लिख सकेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, तो एक रीज़न होता है इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा होता है इनकी सरफेस एरिया। ठीक है, इनका सरफेस एरिया ऐसा होता है कि इनके सरफेस एरिया के ऊपर बहुत सारे चीज़ें एड्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, और एड्जॉर्ब होने के बाद फिर उनकी रिएक्शन के अंदर हमें फैसिलिटेट करते हैं। इनकी सरफेस के ऊपर बहुत सारे रिएक्शन हो रहे होते हैं और कई सारे रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट बना लेते हैं और एक ऐसा इंटरमीडिएट बना लेते हैं कि जो कि अनस्टेबल होता है और जो बहुत जल्दी डिकम्पोज होकर हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे कई सारी एग्जांपल दी हुई हैं कि ट्रांजिशन मेटल कहाँ कहाँ कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। एक जो बहुत मशहूर एग्जांपल है वो है हेबर प्रोसेस के अंदर अमोनिया की सिंथेसिस के अंदर। अमोनिया के सिंथेसिस के अंदर आयरन या आयरन ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा होता है। एक और बहुत मशहूर एग्जांपल है हमारे पास आ जाती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड जो है प्रिपेयर किया जाता है, उसके अंदर वैनेडियम पेंटाऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा जब हमने हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन की थी, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन के अंदर हमने रेने निकल यूज़ किया था और निकल क्या है, एक ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आता है मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर जो है ना ये भी किससे रिलेटेड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। तो ये आप लोगों को हमने पहले पढ़ाया था, शायद आप लोगों को याद हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, कि जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक, और जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वो कहलाते हैं डायमैग्नेटिक। और जो इसके अंदर बस एक नई चीज़ है कि दोज मेटल्स विच कैन बी मैग्नेटाइज्ड आर नोन एज फेरोमैग्नेटिक, यानी वो मेटल जिनको हम मैग्नेट बना सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, फेरोमैग्नेटिक। अब जिस तरह आप लोगों ने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, मोमेंट तो पता है ना, टर्निंग इफेक्ट को कहते हैं।
जिस तरह आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, इसी तरह क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। यानी जिनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर, उनको अगर आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो एक एंड की तरफ से रिपेल होंगे और दूसरे एंड की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो उनके ऊपर एक मोमेंट यानी टर्निंग इफेक्ट अप्लाई होगा, जिसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करने के लिए फॉर्मूला है, मैग्नेटिक मोमेंट को हम मेजर कर रहे होते हैं